नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको पता है कि बीजेपी लगातार खेल कर रही है। एक तरफ जहां ईडी, सीबीआई, आईटी एजेंसीज के जरिए सिटिंग मुख्यमंत्रियों को, नेताओं को जेल में भेजने का सिलसिला जारी है, और जब वो जेल में है तो आप ये देखिए कि उन्हीं के समर्थित लोग किस तरह से एक के बाद एक याचिकाएं ये दाखिल कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को सीएम की कुर्सी से हटाया जाए। कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ये एक और खेल कर रही है। हाईकोर्ट में एक और याचिका को आज जो अरविंद केजरीवाल को हटाए जाने को लेकर जो दाखिल की गई थी, उसको खारिज कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि अदालत नहीं कर सकती है सारे काम, उपराज्यपाल के पास जाना है तो जाइए। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली याचिका पर हाईकोर्ट की ये अहम टिप्पणी की गई है, और न सिर्फ टिप्पणी है बल्कि एक तरह से फटकार आज लगाई गई है हाईकोर्ट की तरफ से। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में जेल में बंद सीएम केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के लिए हाईकोर्ट में दायर की जाने वाली याचिकाओं को लेकर आज जब सुनवाई हो रही थी, तो अदालत ने कहा कि इस मामले में कहा कि कोर्ट सारे काम नहीं कर सकती है, आपको जहां जाना है जाइए, हमको आदेश पारित नहीं करना है, हम कोई आदेश पारित नहीं करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि लगातार ये पहली कोई याचिका नहीं है। इससे पहले भी कई याचिकाएं, यानी कि 2 से 3 याचिकाएं ये दाखिल की जा चुकी हैं, और दोनों में ही अब तक मुंह की खानी पड़ी है। तो आप ये देखिए कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल बंद है, जेल की सलाखों के पीछे है, जुडिशियल कस्टडी में है, और दूसरी तरफ लगातार इस तरह की याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की जा रही है ताकि अरविंद केजरीवाल को सीएम की कुर्सी से हटाया जा सके। और अल्टीमेटली यही एम है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी को कोर्ट से जिस तरह से एक के बाद जो फैसले आ रहे हैं, चाहे हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जिस तरह से मुंह की खानी पड़ रही है, वो लगातार ये बता रहा है कि जब अदालतें अपने सही फैसले सुनाती हैं तो कैसे सरकारों को झुकना पड़ता है। आप ये देखिए कि एक तरफ जहां इस तरह की याचिका दाखिल की गई, तो वहीं दूसरी तरफ आपको पता है कल सारा दिन जिरे बहस हुई है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसको इल्लीगल बताते हुए जो याचिका दाखिल की गई है, अभिषेक मनु सिंघवी ने कल अपनी तमाम दलीलें रखी, और दूसरी तरफ ईडी की तरफ से एएसजी राजू की तरफ से दलीलें पेश की गई। जो दलीलें एएसजी राजू की तरफ से पेश की गई वो जाहिर सी बातें दिखाती है कि कितना कमजोर है ईडी की तरफ से दायर किया गया ये केस। जिस तरह की दलीलें, जिस तरह की बातें रखी गई, वो साफ तौर पर ये दिखाती है कोई तथ्य, कोई सबूत उनके पास नहीं है, कोई मनी ट्रेल अब तक साबित नहीं किया जा चुका है अरविंद केजरीवाल को लेकर इस पूरे आबकारी नीति मामले में। और संजय सिंह की जिस तरह से जमानत हुई है उसके बाद से और कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। आपको पता है संजय सिंह कल जेल से रिहा हुए, और जेल से रिहा होने के बाद संजय सिंह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, धारदार, दमदार, ताकतवर नजर आए। शायद बीजेपी को यह लग रहा था कि संजय सिंह को 6 महीने जेल में रखकर या कुछ और वक्त जेल में रखकर उनको कमजोर कर दिया जाएगा, उनकी आवाज को दबा दिया जाएगा, तो उल्टा ही होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। सारे पैंतरे भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष को कमजोर करने के, इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के, उसी के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब कल बाहर निकले संजय सिंह तो नारे लगे, कौन आया, शेर आया, शेर आया। और उसी तरीके से संजय सिंह दहाड़ते हुए नजर आए। संजय सिंह ने कई अहम बातें कही। संजय सिंह ने एक जो टिप्पणी की है वो शायद भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चुभने जा रही है। और इसीलिए मैं यहां पर यह कह रही हूं कि एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल जेल में है तो वो पहले से ज्यादा ताकतवर हैं। शायद वो जेल के बाहर थे तब वो इतने ताकतवर नहीं थे, और आम आदमी पार्टी पहले से ज्यादा संगठित और मजबूत नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन पहले से ज्यादा संगठित और मजबूत नजर आ रहा है। तो वही संजय सिंह भी जब वो जेल में थे और जो जेल से बाहर आए हैं तो वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और दमदार नजर आ रहे हैं। और संजय सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार पर जो प्रवचन, जो बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही है वो बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से उसामा बिन लादेन अहिंसा की बातें करे। तो ये बात बीजेपी को बहुत चुभने जा रही है। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी संजय सिंह की वो बाइट। सुनिए आप जरा क्या कुछ उन्होंने कहा है कल आम आदमी पार्टी के दफ्तर से। अगर कोई आदमी चंदा देता है उसके बारे में पता होता है, हाँ भाई ये चंदा दिया,
55 करोड़ रुपए उस आदमी से आपने रिश्वत खाई जिसको पहले गिरफ्तार किया गया। और क्या 55 करोड़ की रिश्वत के बारे में यहां मीडिया के साथी हैं, बताइए क्या भारत 100% ईमानदार हैं और उनको दबाने, डराने, झुकाने, लाठी चलाने, मुकदमे लिखने और जेल भेजने की कोशिशें बंद करो। वो बाहर आएंगे, पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ बाहर आएंगे। मैं इस पूरी लड़ाई में एक वो शख्स जिसने अपने भाजपाई जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। सूप बोले तो बोले, चलनियों बोले जगह 72 छेद। भाजपाई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे, भाजपाई केजरीवाल के खिलाफ बोलेंगे, भाजपाई बोलेंगे जिस आदमी ने आईआरएस की नौकरी को लात मार के भारत की जनता की सेवा करने का संकल्प लिया, जिस आदमी ने 13 दिन तक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया, 15 दिन तक का अनशन रखा, जिस आदमी ने पूरे देश को जगाने का काम किया, आम आदमी को ताकत देने का काम किया, आप उसके ईमानदारी के ऊपर सवाल उठाते हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलोगे भाजपाइयों, तुम बोलोगे, तुम बोलोगे। तो अभी आपने संजय सिंह को सुना और उन्होंने वहां पर चोट की है जहां पर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को दर्द होने जा रहा है, क्योंकि आपको पता है लगातार प्रधानमंत्री अपने भाषणों से, इसे हास्यास्पद कह सकते हैं आप, बेशर्मी कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि सबसे ज्यादा बात वो भ्रष्टाचार की करते हुए नजर आ रहे हैं, परिवारवाद की वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम परिवारवादियों को, तमाम भ्रष्टाचारियों को उन्होंने अपनी पार्टी में सम्मिलित कर लिया है। उनके तमाम दाव उस वॉशिंग मशीन में धुल गए जिसकी बात लगातार की जा रही है, और वो है भारतीय जनता पार्टी की वो वॉशिंग मशीन। और अब आप ये देखिए कि अगर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर भ्रष्टाचार पर रैलियों में लेक्चर देते हुए नजर आए तो इसे हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। और उसी पर चोट करते हुए यहां पर संजय सिंह नजर आ रहे हैं। तो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और संजय सिंह नजर आ रहे हैं। आज उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी एक बार फिर से जेल से उनका जो संदेश आया है अरविंद केजरीवाल का, वो उन्होंने पढ़कर सुनाया। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं एक महत्वपूर्ण बात, कि जब संजय सिंह की बेल हुई और संजय सिंह की बेल में आप ये देखिए जिन वकीलों के नाम थे, उन वकीलों की जो लिस्ट थी उसमें बांसुरी स्वराज, जो कि सुषमा स्वराज की बेटी है, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है और दिल्ली में एक सीट से वो उनकी कैंडिडेट भी हैं, उनका नाम शामिल था। जब आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर एतराज जताया तो यहां पर ईडी ने की तरफ से कहा गया कि गलती से उनका नाम इसमें शामिल हो गया। आखिर इतने सेंसिटिव, इतने बड़े केस में इतनी इस तरह की गलती, इस तरह की चूक कैसे हो सकती है? और उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से बाकायदा तौर पर इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सोमनाथ भारती ने कहा कि देखिए ये खेल पूरा का पूरा खुलकर सामने आ गया है कि ईडी ही बीजेपी है और बीजेपी ही ईडी है, जो हम लगातार कहते और आपको बताते आए हैं। तो आप ये देखिए एक ऐसा खेल जिसको बीजेपी लगातार खेलती आ रही है, कैसे ईडी, सीबीआई, आईटी के जरिए उसका दुरुपयोग करके तमाम विपक्षी नेताओं को टारगेट करने का, उनको जेल भेजने का सिलसिला जारी है। या तो आप उनकी पार्टी में आ जाइए, उनकी पार्टी में नहीं आते हैं तो आपके लिए जेल के दरवाजे खुले हैं। हेमंत सोरेन से लेकर अरविंद केजरीवाल, हमारी निगाहें हाईकोर्ट पर लगातार लगी हुई हैं, क्योंकि हाईकोर्ट से अहम फैसला किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को लेकर आ सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लेकर उनकी जो गिरफ्तारी की गई है, जिसको इलीगल बताया गया है उनके वकील की तरफ से, उनके लगातार इसको लेकर जिरह बहस की जा रही है, उसको लेकर फैसला आ सकता है। क्योंकि कल तमाम जिरह बहस पूरी हो गई थी और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आज किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। और अगर इलीगल गिरफ्तारी करार दी जाती है तो सीधे तौर पर पूरा केस ही
क्वैश हो जाएगा और अरविंद केजरीवाल के लिए जेल से बाहर आने के रास्ते जो है वो पूरी तरीके से साफ और खुल जाएंगे। और इसीलिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है अरविंद केजरीवाल को लेकर। अरविंद केजरीवाल अभी फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है। हमारी निगाहें लगातार हाईकोर्ट पर लगी हुई हैं। हाईकोर्ट से एक अहम फैसला पहले ही आ चुका है, खारिज कर दी गई है वो याचिका जिसमें यह कहा गया था कि केजरीवाल को सीएम की कुर्सी से हटाया जाए, और ये लगातार याचिकाएं दाखिल करने का सिलसिला जारी है। और अब मुझे लग रहा है कि अगर इसके बाद किसी और ने फिर से इस तरह की अहमकाना हरकत करने की कोशिश की तो शायद अगली बार हाईकोर्ट उन पर किसी तरह का जुर्माना भी लगा सकती है। तो यहां पर देखिए एक के बाद एक किस तरह से मुंह की खानी पड़ रही है। इस पर बात करने के लिए, इसके तमाम प्रोस्पेक्ट्स पे बात करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। उमाकांत लखेरा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। उमाकांत जी बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। और एक और सीनियर मेहमान अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उमाकांत जी, लगातार आप अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाने से लेकर कल जिस तरह से जो सुनवाई, जो जुरे बहस हुई है और जिस तरह की बातें एएसजी राजू की तरफ से कही गई हैं, जो दलीलें पेश की गई हैं, उनको आप कैसे आज जो हाईकोर्ट में एक बार फिर से आप ये देखिए कि बीजेपी पीछे से किस तरह का खेल कर रही है। एक बार फिर से भेजा गया है एक हिंदू सेना है, उनके प्रमुख हैं विष्णु गुप्ता, जिन्होंने याचिका दाखिल की जिसको खारिज किया हाईकोर्ट ने, और ना सिर्फ खारिज किया बल्कि एक तरह से लताड़ लगाई है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को, संजय सिंह के रिलीज को, उसके बाद वो बाहर निकल गए, जिस तरह से उन्होंने अपना भाषण दिया, अरविंद केजरीवाल को लेकर ये जो याचिका और कल जो सुनवाई हुई है और अभी जो हमें इंतजार है हाईकोर्ट के ऑर्डर का, ये तमाम बातें, इसको आप कैसे देख रहे हैं लोकसभा इलेक्शन से अगर जोड़ के भी इसको देखें तो? और उस झूठ को स्वीकार नहीं करते आप, क्योंकि आपके अंदर इतना नैतिक चरित्र नहीं होता कि आपसे कोई गलतियां हुई तो आप गलतियों को स्वीकार करें, या झूठ आपसे हो गया या झूठ आपने बोल दिया तो उसको करेक्ट कर लें और कह दें कि साहब ये गलत मेरे से छूट गया। इस सरकार ने इतनी जलेबी पका ली है कि इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने कितनी कितनी गलतियां कर दी हैं, और एक गलती को छिपाने के लिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ और लगातार झूठ और उसके ऊपर गलतियां करके ये मोदी सरकार इस पूरे मामले में खास तौर पर ईडी का जो इन्होंने इस्तेमाल किया, ईडी का दुरुपयोग किया, और इसका रोड मैप को इन्होंने आज नहीं किया कि आज इन्होंने बनाया हो या 6 महीने पहले या साल भर पहले ये बनाया होगा। ये इन्होंने 2018 में जब ईडी को शक्तियां देने वाला जो कानून बनाया, इनको पता था कि इस तरह का संकट आएगा और हम लोगों के जो 36% वोट है, 36% 37% जो वोट हैं, उस वोट के बल पर हम अगले साल जो अगली बार 2024 में जब चुनाव होगा तो हम एंटी इनकन्वेंसी का सामना नहीं कर सकते हैं। और ये तो 8 महीने पहले पिछले साल बोल दिया था आरएसएस ने कि आप राम मंदिर बनने से आपको वोट नहीं पड़ेगा और मोदी मैजिक पे वोट नहीं पड़ेगा। ये दोनों बातें तो आरएसएस ने पहले बता दी थी, तो इनको ये पता था 2018 से। इनको दो बातें 2000, इसीलिए इन्होंने जो डेकोरियन जो लॉ था, जो काला कानून, जो धाराएं हैं ईडी में जोड़ी हैं, जिसमें से और उस जोड़ने का सिलसिला शुरू किया और उसमें कहा कि आप कुछ भी करें, जमानत नहीं होगी आपकी, आप जेल में बंद रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इस पर एक बहुत बड़ा, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस मुद्दे पर कोई संवैधानिक बहस पूरे देश में छिड़ी नहीं है। वो उसका थोड़ा सा हिंट कल दिया गया संजय सिंह द्वारा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि देश हमारा जो है हमारा सॉवरेन कंट्री है और हमारा एक संविधान है, और जो भारत के संविधान की शपथ लेते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, इवन सुप्रीम कोर्ट के जज, इवन गवर्नर्स, ये जो संविधान के शपथ लेते हैं तो एक सॉवरेनिटी उनको मिलती है। और ये जो ईडी है, ईडी जो है एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका का अंग है। इनका काम है, जैसे पुलिस का काम, पुलिस का काम है कि आप क्राइम नहीं होने देना, निगरानी रखना, ऐसे ईडी का काम है कि जो आर्थिक अपराध अगर हो रहे हैं तो आर्थिक अपराधों को डील करना।
ईडी जो है जज की भूमिका में किसने रखा? मोदी सरकार ने रखा। ईडी को इस तरह से काले कानूनों से लैस करके उसको एक अंधी एजेंसी बना देना, ये किसने किया? ये मोदी सरकार ने किया, ताकि हमको कुछ ना करना पड़े। अगर भारतीय जनता पार्टी पुलिस का इस्तेमाल करके अगर कोई एक्शन करती है तो सरकार बदनाम हो जाएगी। तो ईडी के कंधे पे बंदूक रख के ऐसा कानून बनाओ जिसमें कोई एजेंसी, जांच एजेंसी, एजेंसी, उस एजेंसी के कंधे पे बंदूक रख के आप अपने राजनीतिक विरोधियों से निपटे। क्योंकि वैसे तो जमीन पे तो आप निपट नहीं सकते, क्योंकि आपकी जो वोटिंग परसेंटेज है वो तो 37% लोगों ने भारत में आपको वोट दिया है। अब आप कहते हैं कि देश के 140 करोड़ लोग, बहुत अच्छी बात है, देश के 140 करोड़ के लोगों में मणिपुर के लोग भी आते हैं, देश 140 कश्मीर के लोग भी आते हैं, देश का मीडिया भी आता है, जुडिशरी भी आती है, और कार्यपालिका को आपने जिस तरह से, मैंने सॉवरेनिटी का आपको मुद्दा बात बताई कि कार्यपालिका एक सॉवरिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को कैसे अरेस्ट कर सकता है। मैं एक फंडामेंटल सवाल जो पूरी तरह संवैधानिक सवाल है, वो संवैधानिक सवाल कई दिनों से मेरे दिमाग में ये चीजें गूंज रही थी कि क्या कल कोई भी प्रधानमंत्री के खिलाफ या राष्ट्रपति के खिलाफ कोई मुकदमा कायम करे, एफआईआर करे, कोई भी सरकार कर सकती है, क्योंकि पुलिस तो सरकार, राज्य सरकार के अधीन है। जो उस राज्य में जो तंत्र है, पुलिस तंत्र है, वो तो राज्य सरकार डील करती है। और राज्य सरकार किसी भी आईओ को कह देगी कि भाई तुम भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ एक एफआईआर नोट कर लो, तो वो एफआईआर लिख देगी। फिर पुलिस वाला जाएगा, रेड में बैठ के आएगा कि राष्ट्रपति जी आपसे पूछताछ करनी है, हम हिरासत में आपको ले रहे हैं। प्रधानमंत्री को कोई अरेस्ट कर सकता है कि साहब आपसे पूछताछ करनी है, आप थाने आइए, क्योंकि भारत में सारे कानून तो बराबर हैं। तो इनको मैं ये कह रहा हूं कि ये जो जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियों को आपने जज की भूमिका में बिठा दिया। तो जांच एजेंसियां अगर जज की भूमिका में बैठ जाएंगी तो देश में जुडिशरी का काम क्या है? जुडिशरी किस लिए बैठी हुई है? आप जांच एजेंसियां, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का वकील, आप डिक्टेशन दे रहे हैं जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को आप डिक्टेशन दे रहे हैं। कौन? ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। नहीं, हम नहीं छोड़ सकते। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं जुडिशरी को डिक्टेशन देने वाले और रेजिस्टेंस दिखाने वाले? जुडिशरी को का पाठ पढ़ाने वाले, जुडिशरी को संवैधानिक पहलुओं के बारे में बताने वाले। फिर जुडिशरी किस लिए है भारत में? आप इतने जुडिशरी पे इस देश के टैक्स पेयर का इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो सारी जुडिशरी बंद कर दीजिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस लेके आइए और कहिएगी कि जितने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई और इनकम टैक्स, इनको जुडिशरी का पावर दे दी गई है। तो इतना देश का कितना बड़ा खर्चा बचेगा, इतना बड़ा टैक्स पेयर का पैसा बचेगा। आप जजों को इतनी सैलरियां होती है, उनको घर दिए जाते हैं, उनको गाड़ियां दी जाती है, इतने वकालत का जो प्रोफेशन है पूरे देश में करोड़ों वकील, लाखों की संख्या में वकील है, उनकी भी जरूरत नहीं है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इस तरह से ये सरकार ऐसे काम कर रही है जो काम आज तक हुए नहीं है, जो काम कभी कल्पना लोगों ने की नहीं है, जो काम भारत के संविधान में, भारत और पूरी दुनिया के संविधान में कोई भी ऐसी सिविल सोसाइटी में, कोई भी ऐसा जो जहां कानून का राज है, वहां इस तरह की चीजों का इस तरह से धमकाना। और चुनाव आ गए तो चुनाव आके आपको सब कुछ याद आने लग गया। आप 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, साल भर पहले कहां थे? आप तो क्राइम जो शरद रेड्डी है, उससे तो आपने काफी दिन पहले घेर लिया था, उससे तो एफिडेविट दे दिया था कि मैं सरकारी गवाह हो गया हूं। और सरकारी गवाह दर्जनों आपने बना लिए। आपने न्यूज क्लिक में सरकारी गवाह बना लिया। आपको किसने रोका है? क्योंकि सारी शक्तियां आपके पास है और आपने सारे डंडे पकड़ लिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर आपने ये जो एक पैरेलल एक्सटॉर्शन का जो आपने एक बिजनेस चालू किया, उससे तो इसमें तो कोई शक नहीं है। ये आपने सारी जो काम किए हैं, ये सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता में चिपके रहने के लिए, और आपको कोई राजनीतिक चुनौती ना मिले इसके लिए अपने राजनीतिक विरोधियों को एक एक करके खत्म करके ऐसा वातावरण तैयार करना पूरे देश में कि साहब ये अपोजिशन तो कुछ है ही नहीं। तो अपोजिशन कुछ है नहीं तो मोदी के अलावा कौन है साहब?
ये परसेप्शन आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने पूरे देश में फैला दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार ये इनका ये जो शगुफा है ये काम आने वाला है, ऐसा मैं मानता हूं। जी बिल्कुल। और अभी फिलहाल ये होता हुआ भी नजर आ रहा है। आप लगातार ये देखिए कि हेमंत सोरेन से लेकर और अब अरविंद केजरीवाल और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी अगर हम बात करें, खासतौर पर अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज के, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, उनके आप ये देखिए कई बड़े नेता अरविंद केजरीवाल से लेकर और मनीष सिसोदिया से लेकर और 2 और उनके बड़े नेता हैं जो जेल में हैं। अभी एक राहत उनको मिली है कि संजय सिंह बाहर आ गए हैं और कहीं ना कहीं जो उनके ए लीग के जो नेता हैं उनमें से संजय सिंह का बाहर आना, और संजय सिंह एक बहुत दमदार उनका पूरा का पूरा भाषण हमने कल सुना। और वैसे भी वो अपनी बेहतरीन ओरेटरी के लिए जाने जाते हैं। वो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को आड़े हाथों लेते हैं वो सबके सामने है। इससे पहले जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने एक तरह से ईडी को लेकर लगातार वो अपनी बातों को रखते रहे। उसके बाद जेल में गए, जेल से बाहर आए 6 महीने के बाद, तो और ज्यादा ताकतवर होते हुए यहाँ पर संजय सिंह नजर आ रहे हैं। और लगातार जिस तरह की वो पोजीशनिंग कर रहे हैं, चाहे उनका वो कल जाकर मनीष सिसोदिया की पत्नी से मिलते हैं, उनके पैर छूते हैं, अरविंद केजरीवाल की पत्नी से मिलते हैं, पैर छूते हैं, फिर सुबह को वो गांधी जी की समाधि पर जाकर वहां पर नमन करते हैं, फिर उससे पहले वो हनुमान मंदिर जाते हैं। तो एक तरह से आप ये देखें कि पूरी जो पॉलिटिकल पोजीशनिंग है वो संजय सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं वो बीजेपी को बहुत ज्यादा चुभने वाली हैं और बहुत दर्द देने वाली हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि इससे पहले मैं दर्शकों को ये कहूं कि हमारी निगाहें हाईकोर्ट पर लगी हुई है, क्योंकि कल जो फैसला सुरक्षित रखा गया था वो किसी भी वक्त ऑर्डर जो है वो पास हो सकता है। उससे ये तय हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो हुई है वो इलीगल है, कोर्ट ने ऐसा माना है या फिर नहीं। और अगर गिरफ्तारी ही इलीगल है यानी कि पूरा केस भी माने है और उसके बाद उनके लिए जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल को आज राहत मिलती है या फिर नहीं, क्योंकि अभी वो जुडिशियल कस्टडी में है, या फिर संजय सिंह की तरह उनको फिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से ही संजय सिंह को भी राहत मिली। और महत्वपूर्ण बात एक और, इससे पहले मैं सवाल उमाकांत जी का, कि कल जब संजय सिंह जब अपने आम आदमी पार्टी के दफ्तर से जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी का खास तौर पर धन्यवाद उन्होंने दिया और कहा जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी ने केस लड़ा और अभी भी लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल का जो दलील है और जिस मजबूती से केस को रख रहे हैं उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और ये भी दिखाता है कि जो आपसी कभी मतभेद अगर होंगे वो भी कहीं ना कहीं से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मजबूती से यहाँ पर बीजेपी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल मेरा यह है उमाकांत जी कि क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे, जब बाहर थे और अब जेल में हैं, संजय सिंह जब जेल में थे बाहर हैं और अभी हेमंत सोरेन जेल में हैं, आपको लगता है ये तमाम पार्टियां पहले से कहीं ज्यादा, ये तमाम नेता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं और लोगों के जहन में भी ये बात पूरी तरीके से घर कर रही है कि ये पॉलिटिकल विक्टिम है, इन लोगों को इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि ये जनता के मुद्दे उठाते थे, ये मजबूत नेतृत्व दे रहे थे और इसीलिए खड़े होना चाहते हैं, इसलिए ऐसे नेताओं को जेल भेजा जा रहा है या फिर उनको इस तरह के केसेस में फंसाया जा रहा है? आपको लग रहा है इस तरह का नैरेटिव पूरे देश में बन रहा है और बीजेपी का जो मुखौटा है वो पूरी तरीके से उतर गया है? देखिए, मैं एक कहावत है ना, आमतौर पर लोग बोलते हैं और एक कहावत है, जानी मानी कहावत है कि किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर खत्म हो जाए। आपने अपने जो काले कानून या जो भी आपकी राजनीतिक सत्ता पर टिके रहने की या पकड़े रहने की जो आपकी भूख है और पैसा कमाने की जो आपकी भूख है, पैसा इकट्ठा करने की जो आपकी भूख है, उस भूख को पूरा करने के लिए वो जो पिपासा है, जो हवस है, उस हवस को पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक जाने को तैयार है, किसी को भी डरा रहे हैं, लोगों को डराने की रोज आप समन भेज रहे हैं, डरा रहे हैं। अब क्या कहते हैं, जेल लोग चले गए ये शायद जाहिर सी बात है कि जेल जाने के बाद लोगों को कहता है अरे भाई जेल ना चले जाएं कहीं हम। तो जब आदमी जेल चला जाता है तो उसका पूरा डर खत्म हो जाता है। और ऐसे ही संजय सिंह के बारे में जब उनका भाषण कल हो रहा था रात को, आधी रात को, तो उनके भाषण से यह लग रहा था कि अब उनका डर खत्म हो गया है,
क्योंकि आप एक बेकसूर व्यक्ति को, जिसने कोई कसूर नहीं किया, वो पहले दिन से कह रहा है, वो राज्यसभा से भी निष्कासित किए गए इसी ह्यूमिलेशन के लिए। कई दिन तक पूरे सत्र के लिए उनको निष्कासित किया गया, ह्यूमिलेट किया गया, सिर्फ इसलिए किया गया कि वो इंडिया गठबंधन की बैठकों में भाग लेते थे। मैंने कई बार देखा संसद भवन में कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ इंडिया गठबंधन की जो संसद के भीतर बीजेपी को काउंटर करने के लिए या बीजेपी का विरोध करने के लिए इंडिया गठबंधन दलों की जो बैठक होती थी अपोजिशन की, उसमें तो सारे अपोजिशन होती थी, एक दो को छोड़ के सारे अपोजिशन लीडर उसमें शामिल होते थे। अनौपचारिक रूप से तो बाकी लोग भी शामिल होते थे, जिसमें अकाली दल है, बाकी लोग हैं, जो किसानों के इश्यूज है तो उसमें शामिल होते थे। तो उनको लगता था कि संजय सिंह एक संसदीय राजनीति और संसद के भीतर और संसद के बाहर जो आम आदमी पार्टी के बीच में और कांग्रेस के बीच में एक कड़ी का काम कर रहा है, तो उनको उन्होंने वो टारगेट करके रखे। वो हंगामा मचाते थे, मुद्दे उठाते थे, तो उनको आप सदन से बाहर कर देते थे। अब वो मोदी जी के खिलाफ सब कुछ बोलते थे, पूरी निडरता के साथ बोलते थे, बिना किसी डर और भय के वो बोलते थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी में इतना दमखम नहीं था कि वो उनका जो तेवर थे, उन तेवरों का मुकाबला कर सकते। उनका एक ही इलाज था कि झूठे केस में फंसाओ, ईडी का केस लगाओ, और मनी ट्रेल नहीं मिला मतलब ये तो एक कॉमन सेंस है। ये मनी ट्रेल क्या पहले नहीं पता था? ये ईडी को पहले दिन पता था कि मनी ट्रेल नहीं है, अरेस्ट करने से पहले से पता था। क्योंकि ईडी का जो कानून है, पीएमएलए जो कानून है, उस पीएमएलए कानून में ये प्रोविजन है, मनी लॉन्ड्रिंग वाले कानून में, कि किसी को भी शक के आधार पर आप जेल में डाल सकते हो, जो चाहे जो। तो ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता नहीं रहेगी और ये विपक्ष में रहेंगे, तो जो भी सरकार आएगी वो इनको बंद करेगी। तो ये कैसे उसका विरोध करेंगे? कैसे, किस नैतिकता के आधार पर विरोध करेंगे? तो इसी आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल को भी जो गिरफ्तारी की गई है, वो तो उनके पास तो कोई डिपार्टमेंट भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल के साथ जो सबसे बड़ा सेफ पॉइंट है, वो सेफ पॉइंट ये है कि उनके पास कोई पद नहीं था, कहीं वो सिग्नेचर नहीं कर सकते थे। हाँ, कैबिनेट की बैठक होगी, विधानसभा होगी, तो वो नीचे सरकार के मुखिया है, चुने हुए मुखिया है, और वो कैबिनेट की बैठक करते थे। उन्होंने जब शरद जो रेड्डी है, उसका फादर के बारे में खुद ही बोला कि वो मेरे पास आए थे, कहते कि हम दिल्ली में चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलना है हमने, तो वो सबके सब आते हैं। हम पत्रकार हैं, हमारे पास भी 20 बार लोग आए होंगे तमाम तरह के हमारे ऑफिस में कि मेरी समस्या सॉल्व कर लो। तो हम हाथ जोड़ देते थे कि भैया ये हमारा काम नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप ये फलाने से बात कर लो। तो वो अरविंद केजरीवाल ने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वही सब बात बोली। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंडिया गठबंधन की जो एकता कायम हुई, चाहे वो लूज एकता हो, चाहे वो अंतर्विरोध की एकता हो, ये तो भारत में जो हमारी जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, राज्यों की अलग अलग जो राजनीति है, उसकी विविधता को रिप्रेजेंट करता है ना। बीजेपी भारत को रिप्रेजेंट नहीं करती है। बीजेपी एक राज्यों के, कुछ राज्यों में उनको चुनाव में वोट पड़ा है, पूरे भारत में नहीं पड़ा उनको। तो बीजेपी कैसे कह सकते कि भारत को रिप्रेजेंट करती है? असल में अगर भारत की डाइवर्सिटी और विविधता की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन ही उसको रिप्रेजेंट करता है। अब ये प्रचार करते हैं कि इंडिया गठबंधन में तो मतभेद है। अरे तो मतभेद तो डेमोक्रेसी में बहुत अच्छे होते हैं। मतभेद होना तो डेमोक्रेसी में बहुत बड़ी बात होती है। मतभेद होने का मतलब विचारों को आप आमंत्रित करते हैं। मोदी सरकार में विचारों की सजेशन की जरूरत नहीं है कि जैसे मैंने पहले भी आपकी डिबेट में एक दिन कहा था कि एक ही व्यक्ति को इतना ज्ञान प्राप्त है कि ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान ऊपर से टपक रहा है पानी की तरह और नीचे फैल रहा है पूरे देश में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन की एकता जो भी है, चाहे वो लूज एकता है, चाहे वो ढीली ढाली एकता है, उस एकता ने मोदी सरकार के सिंहासन को हिला दिया है। और संजय सिंह ने बाहर आकर के, जेल से बाहर आकर के जो तेवर दिखाए हैं, वो सही उन्होंने तेवर दिखाए हैं। अगर वो तेवर नहीं दिखा दिए, जैसे वो कल कह भी रहे थे कि जब मैं अस्पताल गया तो मेरे बारे में अफवाहें उड़ाएगी, जरूर अफवाहें, मैंने तो देखी नहीं वो अफवाहें, लेकिन उड़ाए होगी कि उनका मोह भंग हो गया, केजरीवाल कुछ इस तरह का हुआ होगा। तो ये बीजेपी का एक सिस्टम है, उस सिस्टम में अफवाह उड़ाने की मशीन उनके पास है।
उनके पास पूरा तंत्र है, उनके पास धन बल है, उनके पास सारा सरकारी मशीनरी है, पुलिस है, तंत्र है, और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास जो है ना, जो जो एक तिकड़म चालें हैं उनके पास एक इस तरह से चीज है कि कैसे लोगों को हरेस किया जाए, कैसे लोगों को परेशान किया जाए, कैसे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जाए, कैसे इस पूरे कई प्रोजेक्ट इसमें काम कर रहे हैं। और अगर आप कोई आपके काबू में नहीं आता तो उसके खिलाफ आप चरित्र हनन का कैंपेन चलवाते हैं, उसकी इमेज आप खराब करवाते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, तमाम तरह के लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नफरत और घृणा का दुष्प्रचार करती है। और यही उनका गुजरात से और दिल्ली तक यही उनका सफलता का राज है, ऐसा मैं मानता हूं। जी जी बिल्कुल। और लगातार आप ये देखिए कि अगर हम अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की हम बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी लगातार सुर्खियों में इसलिए बनी हुई है क्योंकि एक के बाद एक उनके जो नेता हैं उनको जेल भेजने का सिलसिला जारी है, और उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल के केस को लेकर लगातार सुनवाई हाईकोर्ट में चली, और कल उसको लेकर फैसला सुरक्षित रखा गया कि उनको जिस तरह से ईडी की तरफ से गिरफ्तार किया गया है उसको उनकी तरफ से चैलेंज किया गया है, और उस चैलेंज में ये कहा गया है कि उनकी गिरफ्तारी पूरे तरीके से इल्लीगल है। कल जब एएसजी राजू अपनी बातों को रख रहे थे, उनकी बातों में कोई तर्क नहीं थे, वो ऐसा लग रहा था कि कोई मनोहर कहानियां हैं जिनके अलग अलग पात्र को बार बार वहां पर पेश कर रहे हैं, क्योंकि ना तो वो मनी ट्रेल साबित कर पाए हैं, ना ही वो किसी तरह के कोई सबूत पेश कर पाए हैं, ना ही वो ये बता पाए हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल के घर से कोई पैसा उनको मिला, क्योंकि खुद सुनीता केजरीवाल जब सामने आई थी उन्होंने कहा था 73,000 रुपए सिर्फ उनके घर से मिले हैं, और बाकी जितने नेताओं को गिरफ्तार किया गया उनके घर से एक भी पैसा नहीं मिला है। संजय सिंह के मामले में भी कोई मनी ट्रेल सिद्ध नहीं हो पाए। एक एक्स ने वाई को 1-1 करोड़ रुपए 2 बार दिए, वो कौन एक्स था कौन वाई था वो सामने निकल कर नहीं आया। जो आरोपी थे, कैसे उन तमाम आरोपियों को इस शराब घोटाला मामले में अप्रूवर बनाया गया, और अप्रूवर बनाने के बाद उन्होंने 10 से 11 बयानों में किसी नेता का नाम नहीं लिया, और उसके बाद जब वो अप्रूवर बन जाते हैं, जब उनको जमानत मिलती है और जब उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है, उनकी गिरफ्तारी होती है, उसके बाद वो कहीं जाकर संजय सिंह का नाम वो एक बार लेते हैं और अरविंद केजरीवाल का नाम 4 अलग अलग लोगों की तरफ से लिया जाता है, जिसको लेकर ये कहा गया कि इसके बिना पर अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि चांदनी चौक का कोई जेब कतरा भी गिरफ्तार ना हो, जिन तथ्यों के बिना पर आपने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया है। तो तमाम दलीलें जो पेश की जा रही हैं वो तमाम दलीलें धराशायी होती हुई नजर आ रही हैं, और ये पूरा का पूरा मामला अरविंद केजरीवाल और उनकी तरफ से लगातार उनके वकीलों की तरफ से ये कहा गया, अभिषेक मनु सिंह भी खासतौर पर मैं यहाँ जिक्र करूंगी क्योंकि बहुत मजबूती से वो इस पूरे केस को रख रहे हैं। उन्होंने कल भी कहा कि ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। आप जो केस 2 साल से चल रहा है उस केस में आप नवंबर में नोटिस भेजते हैं, नोटिस का जवाब केजरीवाल की तरफ से लगातार भेजा जाता है, और तब से लेकर अब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है तब आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करते हैं, यानी कि सीधे तौर पर आप ये चाहते हैं कि वो चुनाव में प्रचार ना कर पाए। ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी की तरफ से कि आम आदमी पार्टी को पूरे तरीके से बीजेपी खत्म करना चाहती है ईडी के जरिए, और यही वजह है कि एक के बाद एक उनके नेताओं को जेल भेजने का सिलसिला जारी है। मेरा सवाल आपसे ये उमाकांत जी, क्या अरविंद केजरीवाल के जरिए या हेमंत सोरेन को जेल भेजने के जरिए क्या इंडिया गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है? क्योंकि अभी जो हमने रैली देखी, जो रामलीला मैदान में रैली हुई, जिसको मैंने खुद जाकर वहां ग्राउंड से कवर किया, वहां एक पार्टी के कई नेता वहां पर मौजूद थे। वहां पर तमाम जो पॉलिटिकल विक्टिम्स हैं उनकी जो वाइफ्स हैं वो वहां पर मौजूद थी। सोनिया गांधी सुनीता केजरीवाल के साथ बैठी हुई वहां पर नजर आई। वो तृणमूल कांग्रेस जिनका समझौता नहीं हो पाया है, उनके 2 नेता वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। तो क्या आपको लग रहा है जितना दबाया जा रहा है, जितना कुचला जा रहा है, जितने केसेस लगाए जा रहे हैं, उतने ही जो नेता संघर्ष करना चाहते हैं, जो पार्टियां ये समझ रही हैं कि डू एंड डाई वाली ये सिचुएशन है, वो और ज्यादा मजबूती से सामने आ रही हैं? देखिए, अगर मोदी रिजीम जो है, मोदी की जो सत्ता है, वो सत्ता विपक्ष के खिलाफ इतना विष विमन नहीं करती, इतना अत्याचार नहीं करती, विपक्ष के नेताओं को झूठे केस बना करके जेलों में नहीं डालती,
विपक्षी पार्टियों को खत्म करने के लिए तमाम तरह के उनके अकाउंट सीज करना, उनके नेताओं को जेल में डालना, उनके खिलाफ दुष्प्रचार करना, उनके खिलाफ आईटी सेल लगाना, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को जेल में डालना। जो आपके साथ आ गया वो दूध का धुला है वॉशिंग मशीन में, और जो आपके साथ नहीं आया वो भ्रष्टाचारी है। और प्रधानमंत्री जगह जगह जाके बोल रहे हैं, जगह जगह जाके बोल रहे हैं, क्योंकि आपके पास कहने को कुछ नहीं है। महंगाई आप कम कर नहीं पाए हैं, आप बेरोजगारी कम कर नहीं पाए हैं, आप देश में सामाजिक असमानता जो है उसको खत्म कर नहीं पाए हैं, आप देश के करोड़ों नौजवानों को रोजगार आप दिला नहीं पाए। क्योंकि इन्होंने कहा था जब सत्ता में आए, मैं तो उस इनका जो मैनिफेस्टो रिलीज हो रहा था भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में 2014 के पहले, 14 के चुनाव में, फरवरी की बात थी शायद, 14 फरवरी की, तो मैं वहां मौजूद था। तो उसमें ये कह रहे थे, इनका ये कहना था कि महंगाई खत्म करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे। इनका 2014 का मैनिफेस्टो अपने आप में बहुत बड़ी बातें बोलता है। 2 करोड़ के रोजगार देंगे आप हर साल। तो अब तक जो है 10 साल हो गए, तो 20 करोड़ रोजगार। अब तो पूरा भारत जो है रोजगार, बेरोजगारी शून्य हो जाना चाहिए था, रोजगार प्रधान देश हो गया होता, और पूरी दुनिया के, अमेरिका के लोग भारत में रोजगार करने आ रहे होते। जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के लोग भारत का वीजा करने के लिए वहां के जो दूतावास है हमारे विदेशों में, वहां दूतावासों के बाहर लाइन लगी होती कि साहब भारत में हमें नौकरी, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, कलकत्ता, बंबई में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। इस देश में 10 साल तक आपने जो झूठ और फरेब की जो पॉलिटिक्स की, आपने जो लोकतंत्र के साथ जो धोखा किया, आपने चीटिंग की लोकतंत्र के साथ, और उन करोड़ों लोगों के साथ जिनको आपने धर्म की राजनीति का कॉकटेल, जिसमें आपने लोगों को मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ा करके उनके वोट हासिल किए और उनको भूखा रखा, और 10 साल की सत्ता के बाद आपको शर्म नहीं आती कि आप कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को, भूखे लोगों को आप राशन दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं। ये कलंक है आपके चेहरे पर। और आप ये कहते थे मनरेगा के बारे में, तो संसद में रिपोर्टिंग करता था तो मोदी जी भाषण दे रहे थे कि देखिए आप जो मनरेगा का जो आपने देश के लोगों को मजदूर बनाने के लिए आप जो लेके आए हैं, हम तो उसमें बजट बढ़ा रहे हैं आपके लिए। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि ये जो झूठ और फरेब की पॉलिटिक्स से ज्यादा दिन नहीं चलती, क्योंकि जब आपके झूठे तर्क, झूठे तीर आप चलाते हैं तो एक ना एक दिन वो तीर खत्म हो जाते हैं। तो तीर खत्म करने के बाद जब तीर खत्म हो जाते हैं तो फिर आप किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के एक बहसी हालत में, एक ऐसी मानसिक स्थिति आपकी ऐसी हो जाती है कि जो मर्जी बोलते रहो आप, जो मर्जी झूठ बोलते रहो आप। अब आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हमारी सरकार तीसरे टर्म में एक ही काम करेगी, भ्रष्टाचार मिटेगा, मिटाएंगे हम तीसरे टर्म में। बाकी तो काम आपने कर दिए, पूरे देश में काम बचा ही नहीं आपके पास। तो भ्रष्टाचार की जो बैतरणी आप बहाने वाले हैं तीसरे टर्म में, उसकी जो सबसे बड़ी जो खासियत है वो तो इलेक्टोरल बॉन्ड से आपने खुद ही उसको ध्वस्त कर दिया, जो आपने प्रूव कर दिया कि आपसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी, आपसे ज्यादा जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस, जो तमाम तरह की मनी लॉन्ड्रिंग वालों का पैसा, सेल कंपनियों का पैसा, तस्करी का पैसा, जनता के टैक्स का लूट का, ये जो एयरटेल है, ये जो कंपनियां हैं जो मोबाइल कंपनियों के जो सिम बेचती है, उन एयरटेल कहता है मैं तो घाटे में चल रहा हूं, और वो 150 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है कुछ, और अगले दिन उसको लाइसेंस मिल गया, सैटेलाइट लाइसेंस मिल गया। तो ये जो एक्सटॉर्शन है, दूसरे को तो आप पाठ पढ़ा रहे हैं नैतिकता का, देश की जनता को आप पाठ पढ़ा रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार खत्म करेंगे तीसरे टर्म में। पहले आप अपना भ्रष्टाचार के बारे में बताइए, जो आपने करोड़ों रुपया देश के गरीबों का खून चूसने वाली मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कंपनियों का खून चूसने वाली कंपनियों से जो आपने चंदा लिया, जो उगाही कराई और एक्सटॉर्शन किया, पहले तो आप उसका हिसाब दीजिए, उसके बाद में बाकी चीजों का हिसाब करेंगे। आपने दूसरा सवाल पूछा इंडिया गठबंधन का, तो मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की जो रैली हुई 4-5 दिन पहले 31 तारीख को, उसने एक चीज बहुत साफ कर दी कि अब जो है देश की जनता आपके
का इंतजार करने के लिए आपको तीसरा टर्म देने वाली नहीं है। और अगर एक वैकल्पिक नीतियों पर जो इस देश को इस तरह के झंझट से, इस देश के अंधकार से बाहर निकालने के लिए छोटी मोटी पार्टी, भले ही उसके पास कार्यकर्ता कम हो, लेकिन अगर उसके पास ईमानदारी से इस देश का नेतृत्व करने की अगर क्षमता है और उस देश को विश्वास दिलाता है वो गठबंधन, तो मुझे लग रहा है कि इससे देश के लिए इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। मिलीजुली सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। मिलीजुली सरकारें भारतीय जनता पार्टी की भी चली है, मिलीजुली सरकारें अटल जी की मिलीजुली सरकार बनी, हमारे सामने पूरा कार्यकाल पूरा किया। तो मुझे लग रहा है कि मिली भारत जैसे देश में जो मिलीजुली सरकार का जो कॉन्सेप्ट है वही इस देश की आशाओं और आकांक्षाओं को आगे बढ़ा सकता है। और इनके पास तो ऐसे लोग आ गए हैं कि जो कहेंगे, जो ये कहने वाले हैं, जो इन्होंने कहा अभी कुछ दिन पहले, पिछले साल कहा कंगना रनौत, जो इनको सबसे इनको लगता है कि अब इनकी वो नई देवी वही है कि देश 2014 के बाद आजाद हुआ है। तो इस तरह का बयान की मोदी ने कोई निंदा नहीं की, अमित शाह ने कोई निंदा नहीं की। इसका मतलब यह है कि देश की आजादी के लिए जिन करोड़ों, हमारे लाखों लोगों ने, भगत सिंह हो, राजगुरु हो और तमाम चंद्रशेखर आजाद जो फांसी के तख्ते पर झूल गए और उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। गांधी जी ने वस्त्र त्याग दिए, कहा कि इस देश में जब आधे लोग नंगे घूम रहे हैं, उनके पास बदन में कपड़े नहीं है पहनने को, तो मैं भी अपने तन में कपड़े नहीं पहनूंगा। देश में इस तरह के करोड़ों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। उन्होंने फ्रीडम फाइटर की पेंशन नहीं ली, वो जेलों में रहे और आप गाली देते हैं। जवाहरलाल नेहरू को बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू इस देश की आजादी के लिए 15 साल जेल में रहे। क्या इस देश का कर्जा जवाहरलाल नेहरू को दे सकता? कभी नहीं दे सकते। जवाहरलाल नेहरू ने जो इस देश के लिए जो कुर्बानी दी, और आप जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ और उनकी जो विरासत है उसके खिलाफ आप गाली देते हैं, उनको आप गाली देते हैं। और जो कहीं आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, अंग्रेजों से पेंशन पाते थे, अंग्रेजों के दलाल थे, वो राजनीतिक लोग आज ये कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े ठेकेदार हो गए। तो देश की जनता इन सारे मुद्दों को समझ रही है और मुझे लग रहा है ये प्रेशर है पब्लिक का। मैं उस दिन कह रहा था जब ममता बनर्जी के ब्रायन ओब्रायन ने लाल किले में बोला कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, डंके की चोट पे बोला, 2-2 बार उन्होंने बोला। तो ये साफ सी बात है कि पब्लिक प्रेशर, बंगाल का जो पब्लिक प्रेशर है, उनको ये पता लग गया है कि अगर आपने विकल्प से बाहर निकले तो आपको जनता माफ नहीं करेगी, ऐसा मैं मानता हूं। जी बिल्कुल। और यही वजह है कि एक नहीं 2-2 नेताओं को उन्हें वहां पर भेजना पड़ा। रामलीला मैदान में डेरेक ओब्रायन थे और सागरिका घोष थी, और दोनों ने ही साफ तौर पर ये कहा कि वो इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती में खड़े हैं, क्योंकि 2 ही अभी फिलहाल विकल्प है, या तो आप बीजेपी के साथ हैं या फिर इंडिया गठबंधन के साथ हैं। और अगर आप उस विकल्प से बाहर निकलते हैं तो उस रेस से भी बाहर हैं, ये भी तमाम लोगों को समझ में आ रहा है। जिस तरह से अभी हम ये देख रहे हैं कि डरा के, धमका के, फंसा के, फाइलें निकलवा के नेताओं को अपने में शामिल करने का सिलसिला लगातार जारी है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, लेकिन अभी लग रहा है कि वो शायद विपक्ष मुक्त भारत चाहती है, और वो कांग्रेस मुक्त इस तरह से चाहती है कि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हें अपने में वो शामिल कर ले बीजेपी में। और अभी कुछ दिन बाद शायद ऐसा लगने लगेगा कि समझ में नहीं आएगा कि कौन से नेता कहां है। जिस तेजी से नेताओं का जो है वो दूसरी पार्टियों में जाने का सिलसिला जारी है, और कई नेता आज भी जो है वो शामिल हुए हैं बीजेपी में, और किसी को ख्वाब आ रहा है अचानक से, रात में वो वैसे ट्वीट करते हैं, राहुल गांधी का रिट्वीट करते हैं, सुबह उनको ख्वाब आता है, या फिर कुछ नेता जो है उनको लगता है कि सनातन को लेकर जो कांग्रेस है उसका रवैया ठीक नहीं है, या फिर भगवान राम या राम मंदिर को लेकर वो ठीक नहीं है। लग रहा है सबकी वही एक ही घिसी पिटी जो है स्क्रिप्ट है, एक ही स्क्रिप्ट राइटर है, उन सबका एक फ्लॉप स्क्रिप्ट राइटर है। वो शायद मुझे लगता है संघ या बीजेपी से ही उन्होंने पकड़ा है, जो उनको स्क्रिप्ट लिखकर दे रहा है, और जिसमें ना कोई दलीलें हैं, ना कोई बात है, ना कोई आरोप प्रत्यारोप है कि जिसकी बिना पर आपने कहा कि विचारों का, ऐसा लग रहा है कि विचार, अगर एक खराब भाषा में कहा जाए, कि तेल लेने चले गए हैं, कि किसी भी पार्टी में कभी भी आप चले जाइए। और खासतौर पर बीजेपी, और निर्मला सीतारमण ने कहा था एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में, जब उनसे कहा गया कि तमाम भ्रष्टाचारियों को आप अपनी पार्टी में रख रहे हैं, तो उन्होंने कहा किसी का भी स्वागत है,
कि हमारी पार्टी में कोई भी आ सकता है, कोई भी चोर चक्का क्रिमिनल भ्रष्टाचारी कोई भी हो, सबका स्वागत है, सब आइए, टिकट पाइए, मैदान में उतरिए, क्योंकि अपने उम्मीदवार जो उनके सिटिंग थे उनके जरिए तो उन्हें पता है कि जीत हासिल नहीं होने जा रही है। लेकिन इसके इतर हमारी निगाहें हाईकोर्ट पे लगातार है, क्योंकि किसी भी वक्त फैसला जो है वो आ सकता है। कल पूरी दलीलें सुनने के बाद सुरक्षित इस पूरे मामले को रख लिया गया, लेकिन हाईकोर्ट से आज एक राहत भी अरविंद केजरीवाल को मिली, दोबारा ये राहत मिली है। लगातार आप ये देखें कि बीजेपी अलग अलग तरीके से हाईकोर्ट में जो वकीलों के जरिए जो अर्जी दाखिल करवाई जा रही है, ताकि एक प्रेशर बनाया जाए आम आदमी पार्टी पर, एक प्रेशर बनाया जाए अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि वो कोई ना कोई वो फैसला ले लें। और आज हाईकोर्ट से झटका लगा उन याचिकाकर्ता को, और सीधे तौर पर यह कहा गया कि इस मामले में वो इस याचिका को नहीं सुनेंगे। याचिका खारिज की गई और कहा कि आप आजाद हैं, आप एलजी या राष्ट्रपति के पास आप जाइए। और एलजी तो खुद कह चुके हैं कि वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि जेल से नहीं चलेगी सरकार, हालांकि कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। और लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे, और लगातार वो वहां से ऑर्डर भी पास कर रहे हैं, जेल से चिट्ठियां भेज रहे हैं, जिसको उनकी पत्नी पढ़कर और सुनकर पढ़कर सुनाती हैं, और उसी चेयर पर वो बैठी हुई नजर आती हैं जिस चेयर पर अरविंद केजरीवाल बैठे हुए नजर आते थे। मेरा आपसे सवाल ये है उमाकांत जी कि अभी फिलहाल जो पूरी राजनीतिक स्थिति आप फिलहाल देख रहे हैं, खासतौर पर जो एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो की जा रही है, और क्योंकि अरविंद केजरीवाल की बात करें, ये दिल्ली की सरकार है, एक ऐसी पार्टी है जो आंदोलन से निकली है, एक ऐसी पार्टी है जिसने भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन किया, आप उसी पार्टी को भ्रष्टाचार के आरोप में उनके नेताओं को आप जेल भेज रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार की जो पूरी बीजेपी की लड़ाई है बिल्कुल खोखली और बेमानी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, ये पूरा का पूरा लोकसभा इलेक्शन का जो सेंटर है वो क्या भ्रष्टाचार, लोकतंत्र, संविधान को बचाना, क्या इसी पर ही आपको केंद्रित होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि रामलीला मैदान से राहुल गांधी ने कहा कि अगर मैच फिक्सिंग ना हो, जिस तरह की मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ईवीएम की, जिसमें बात उन्होंने जो एजेंसीज है उनकी की, तो 180 भी बीजेपी पार नहीं कर पाएगी। और ये बात पहले भी लोग कह चुके हैं कि बीजेपी 200 पार भी नहीं कर पा रही है, यही उसकी मुश्किल है, इसीलिए वो इस तरह के तमाम हथकंडे अपना रही है। के पहले मैं राहुल गांधी पर बाद में आऊंगा। पहले मैं जो भारत में आपने दल बदल का भी जिक्र किया था कि राजनीतिक पार्टियां में मतलब खास तौर पर कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके चुनाव पर लोग जा रहे हैं, इसका भी आपने हल्का सा जिक्र किया अपने सवाल के शुरू में। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो काल है, ये भारत की राजनीति का ऐसा काल है जिसमें सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का बहुत बड़ा संकट है। मैं 77 से मैं भारत की पॉलिटिक्स को, तब तो मैं बहुत विद्यार्थी था, छोटा सा था, छात्र था मैं हाई स्कूल में, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये जो पतन है, ये जो राजनीतिक पतन है सार्वजनिक जीवन का, ये मैंने पहली बार इतना गिरते हुए नहीं देखा कि आप सो रहे हैं, आप राहुल गांधी के ट्वीट को रिट्वीट कर रहे हैं, अगले दिन धूप निकली और आप भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन लिया आपने। मुझे तो शर्म आई, ये जो प्रोफेसर साहब हैं, जो इन्होंने अभी भी आज ही छोड़ा है, भारतीय गौरव बल्लभ जी, इनकी मैंने 2-3 ब्रीफिंग अटेंड की आईसीसी में और बातचीत भी की, बातचीत तो नहीं की, पर्सनल तो नहीं की, लेकिन मैंने सुना इनकी बातचीत को करीब से। ये बताते हैं कि हम इकोनॉमिस्ट, मैं भारत में इकोनॉमिस्ट था। लिबरलाइजेशन, जब भारत में लिबरलाइजेशन शुरू हुआ तो मैं पार्लियामेंट में रिपोर्टर था, हम पार्लियामेंट कवर करते थे, नरसिम्हा राव की सरकार को करीब से कवर करते थे। तो लिबरलाइजेशन के बहुत फायदे भी थे, बड़े नुकसान भी थे, और जो उसके नुकसान लिबरलाइजेशन के जो अंदर लिबरलाइजेशन का जो नुकसान हुआ, और कांग्रेस पार्टी एक बड़ा वर्ग था जो कांग्रेस पार्टी के भीतर भी था, वो इस बात को बड़ा खतरनाक मानता था कि जो लिबरलाइजेशन है ये भारत जैसे गरीब देश के लिए बहुत घातक है। और मुझे मतलब संतोष है इस बात का कि उसके जो दुष्परिणाम है, उस अंधे लिबरलाइजेशन के दुष्परिणाम है, वो सामने आए। गौरव बल्लभ ने बात बोली कि लिबरलाइजेशन अगर हमने किया तो उसमें हम विनिवेश जो भारत में हो रहा है, उस विनिवेश को हमने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। बिल्कुल उनका स्टेटमेंट बहुत गलत है। अगर अपने को इकोनॉमिस्ट बताते हैं तो उसके हिसाब से मैं मानता हूं कि बहुत गलत स्टेटमेंट है उनका। उन्होंने कॉर्पोरेट लूट्स पर
कॉर्पोरेट को जो आप कंपनियां बेच रहे हो, एसेट्स बेच रहे हैं, भारत के नवरत्नों की एसेट्स को बेच रहे हैं कॉर्पोरेट्स को, उस पर उनके क्या विचार है? पौने पौने भाव बेच रहे हैं। वो भारत की जो एसेट्स बनी पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, जो नवरत्न आज फल फूल करके बड़े हुए थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी एक एक करके बेच करके नीलाम कर रही है, तो उसके बारे में उनका क्या विचार है ये उन्होंने नहीं है। क्या कॉर्पोरेट लूट्स इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के जरिए जो कॉर्पोरेट लूट्स हुई और इस सत्ता को मजबूत करने के लिए जो कॉर्पोरेट लूट हुई, उसको क्या वो सही मानते हैं, क्या गलत मानते हैं? मैं मानता हूं कि गौरव वल्लभ इस पूरे चीज में, इस पूरे जो उन्होंने स्टैंड लिया है, ये उन्होंने बता दिया है कि उनकी एजुकेशन जो उन्होंने प्राप्त की थी उसका लेवल कितना नीचे था, किस तरह की है, और उन्होंने अपनी जो शिक्षा ग्रहण की है उन्होंने उसको मुखाग्नि दे दी उन्होंने इस तरह का बयान दे करके। देखिए, वो किसी पार्टी में चले जाएं, ये उनका निजी फैसला है, वो निजी पब्लिक लाइफ में किसी का निजी फैसला है। आप कुछ भी करें अपने जीवन में, भारत का कानून आपको ये इस बात की इजाजत देता है कि आप जो मर्जी वो करें, लेकिन आप भारत के पब्लिक लाइफ को, भारत के लिए जो इंटेलिजेंसिया है, आपकी जो काबिलियत है, आपकी जो एजुकेशन है, उसको आपने सीवर में डाल दिया है, गटर में डाल दिया आपने। ये आपने स्टेटमेंट देकर के ये आपने बताया। दूसरी बात यह है कि आप एक मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आलोचना करते थे, आप आर्टिकल पढ़िए ना। देश में जो आपके ये डिबेट को सुन रहे होंगे विद्यार्थी, नए बच्चे भी होंगे, इनके आर्थिक मामलों पर मोदी सरकार को इन्होंने कितना क्रिटिसाइज किया है, पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिटिसाइज किया है, और आज आप वहीं चले गए। अरे आप सीधा जिसको आप क्रिटिसाइज करते थे उसकी गोद में जाके बैठ गए। आप कोई अनपढ़ आदमी पाला बदल ले तो हम उसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, अरे साहब इनकी एजुकेशन नहीं है इसलिए चले गए, लिखे पढ़े नहीं थे। लेकिन आप तो लिखे पढ़े, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि जिस व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति सिद्धांतों से नहीं लड़ सकते, अगर आपने कोई सिद्धांत बनाए जीवन में, आपके कोई जीवन मूल्य है, और उस जीवन मूल्यों और सिद्धांतों की रक्षा करने के बजाय आप उन ताकतों के सामने सरेंडर कर दें जिन ताकतों के खिलाफ आप लड़ते थे, बोलते थे, और आपके मनसा वचन और कर्म में, मन वचन कर्म में जो आपके चीजें कूट के भरी पड़ी थी, आप उनके साथ शामिल हो गए, विलीन हो गए आप उनके साथ, आत्मसात कर लिया आपने उनके साथ, सरेंडर कर लिया आपने साथ। आप मनी ट्रेल पे आपके क्या विचार है? राज्यों में विधायकों को, एमएलए को, सांसदों को सरकार गिराने को लेकर के जो पैसे का इस्तेमाल कहां से हो रहा है, वो सोर्स मनी क्या है, वो मनी ट्रेल क्या है? इकोनॉमिस्ट आप खोजी पत्रकारिता कीजिए, खोजी लिखिए इस पर। दूसरा, आपने राहुल गांधी के बयान पे बोला कि राहुल गांधी ने मैच फिक्सिंग की बात की है, तो बहुत बढ़िया ट्रम्प का इस्तेमाल हुआ है, बहुत अच्छा उन्होंने ट्रम्प का इस्तेमाल किया है। हम कई बार ये चीजें आपके शो में भी बोल चुके हैं कि इस देश की हालत ये हुई है कि एक बस खड़ी है, लेकिन उसके पुर्जे, उसके टायर, उसकी गद्दियां, और भीतर से लोग उठा के चोरी करके लोग लेके चले गए। तो आप इलेक्शन में, ये पूरे इलेक्शंस में मैच फिक्सिंग आज से नहीं हो रही, मैच फिक्सिंग लगातार 2014 से हो रही है। आप चुनी हुई सरकारों को अपहरण कर रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, उनको गिरा रहे हैं। ये मैच फिक्सिंग से भी बड़ा अपराध है, ये लोकतंत्र के लिए अपराध है, ये संविधान के साथ अपराध है, इस देश के जनता के साथ अपराध है जिन्होंने वो सरकार चुनी। और जिन लोगों ने, बड़ी शर्म की बात यह है कि अगर आज बीजेपी को हरा करके कांग्रेस के लोग जीते और 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, जैसे हिमाचल में हुआ, जिस पार्टी के विधायक को डिफीट करके लोकसभा विधानसभा चुनाव में हराया आपने हिमाचल प्रदेश में, उसी पार्टी में आप भर्ती हो गए। तो क्या उस जनता को, जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, आप उनको मुंह दिखा सकते हैं? आपके देखो, अब तो आपको टीवी का जमाना है, अब तो डिजिटल का जमाना है। आज से 40 साल पुराना जमाना नहीं है, 20 साल पुराना जमाना नहीं है कि आप कहे साहब मैंने तो ऐसा कोई भाषण नहीं दिया था। तो आप इन लोगों को भाषण पढ़ने चाहिए। मैं कहता हूं कि राहुल गांधी ने ऐसे मौके पर देश को जगाया है, और देश को न केवल उन्होंने बोला है कि अगर ये जो लोग हैं, ये जो ईडी, ये जो संजय कुमार मिश्रा, जो इनके ब्लू आइड बॉय थे, मैन ऑन फ्राइडे,
ये सारे लोग आज नहीं तो कल रिटायर होंगे। इनके कोई ना कोई जीवन में ऐसा तो नहीं सारे लोग देश से भाग जाएंगे। क्या ये लोग इस देश में ऐसी मिसाल पेश करेंगे कि वो जब ईडी में थे तो वो ईमानदारी से काम करते थे, राजनीतिक दबाव के बिना काम करते थे, इस देश में वो ऐसा काम करते थे, इस देश के जो उनकी ड्यूटी का पार्ट था। क्या ड्यूटी का पार्ट गलत निर्देशों का पालन करना आपका ड्यूटी का पार्ट है? मैं तो ये मानता हूं कि अगर मोदी सरकार इस तरह का कोई दिशा निर्देश देती है जो देश के संविधान के खिलाफ है, जो उनकी ड्यूटी के जो कर्तव्य है, जो उनके नौकरी के जो उनकी कोड ऑफ कंडक्ट है, उस कंडक्ट के खिलाफ है, तो ऐसे लोगों को वो आदेश नहीं मानना चाहिए और उनको निडर होकर के ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देगा कानून। हालांकि उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आज संजीव भट्ट उसकी कीमत चुका रहे हैं, आज प्रदीप शर्मा उसकी कीमत चुका रहे हैं। आज तमाम गुजरात में ऐसे लोग जिनको मोदी सरकार ने गुजरात में अपनी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए हरेस किया, परेशान किया, प्रताड़ित किया और नेस्तनाबूद करने की सारी हदें पार की, वो सारे उन चीजों का जवाब मोदी सरकार को एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल ये लोग सत्ता से जब उतरेंगे और ये जब सड़कों पे घूमेंगे तो ये कहीं ना कहीं कानून के शिकंजे में, कानून के कटघरे में खड़े होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मौके पर जब लोहा गर्म है, जब देश की राजनीतिक ताकतें खड़ी हो गई हैं और देश में चुनाव के नाम पर मैच फिक्सिंग का एक घर घर में चीजों पर चर्चा हो रही है कि देश में मैनिपुलेशन हो रहा है, ईवीएम मैनिपुलेशन हो रहा है, ईवीएम को लेकर के केस चल रहा है, पेंडिंग चल रहा है, वीवीपैट पर मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो ये तमाम जो सवाल है, इन सवालों का जो डेमोक्रेसी में जो लोग यकीन करते हैं, भारत के संविधान में यकीन करते हैं, और जो लोग आज चाहे वो सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो भारत की जर्नलिज्म के मुख्य धारा के लोग हो या मुख्य धारा के बाहर के लोग हो, उन लोगों को अगर इतिहास में अपना नाम रखना है तो उन लोगों को इस तरह की तानाशाही, डिक्टेटरशिप और काले कानूनों के खिलाफ अपनी बात रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, खुल करके विरोध करना पड़ेगा, वरना इतिहास उनको माफ नहीं करेगा। चाहे वो संपादक हो, चाहे वो सार्वजनिक जीवन में हो, चाहे वो संसद में हो, चाहे वो देश की सर्वोच्च सत्ता में हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव्स हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन सारे लोगों को इस देश में जनता के सवालों का जवाब देना होगा, ऐसा मैं मानता हूं। धन्यवाद। जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है ये सामान्य समय नहीं है, ये सामान्य चुनाव नहीं है, और लगातार इस बात को बार बार अलग अलग मंचों से तमाम विपक्ष के नेता हो या फिर सिविल सोसाइटी के लोग हो या उमाकांत जैसे पत्रकार हो, उमाकांत लखेड़ा जी जैसे पत्रकार हो, तमाम इस तरह के लोग बार बार जनता को ये बताने की कोशिश, समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। आपको याद होगा, मैं बार बार अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र करती हूँ क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा था और दूसरे नेता भी ये कह रहे हैं कि अगर इस बार का ये चुनाव फिर से इस पर बीजेपी काबिज हो जाती है तो आगे आने वाला चुनाव होगा भी या नहीं, या फिर वो रशिया के मॉडल पर होगा जहां पर 88% जो है एक पार्टी को, पुतिन को, यानी कि वो मिलते हैं, वोट मिलते हैं 88%, और जो 12% नहीं उनको मिलते हैं वो विपक्ष के नहीं बल्कि उनको इनवैलिड करार दे दिया जाता है। या फिर बांग्लादेश जहां पर विपक्ष बायकॉट करता है और वहां पर इलेक्शन होते हैं। क्या हम उस मॉडल की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि अगर एक जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं नागौर से, अगर वो ये कहें एक सार्वजनिक मंच पर एक रैली में वो ये कहें कि एक पब्लिक मीटिंग में कि आप जो है बीजेपी को वोट इसलिए कहें क्योंकि कुछ सख्त और बड़े फैसले लेने हैं, संविधान को बदलने की अगर आप बात करें, और वो कोई पहली नहीं है, इससे पहले भी बीजेपी के कैंडिडेट और नेता कह चुके हैं, अगर वो संविधान को बदलने की बात करें, आपके पास व्हाट्सएप पे इस तरह का ये मैसेज आए, मेरे पास भी आया था कि 400 से ज्यादा सीटें, 407 इसलिए चाहिए क्योंकि उन्हें ये यानी कि जो संविधान है उनको बदलना है, उनको किस तरह से वक्फ बोर्ड को खत्म करना है, मस्जिदों को गिराना है, वहां मंदिर बनाने हैं, इस तरह की तमाम चीजें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। अब ये आपको तय करना है कि आने वाले चुनाव में आपको किन मुद्दों पर वोट करना है। वोट जरूर करिए आप, लेकिन मुद्दे आपको तय करने हैं कि आपको घर
घर में रोजगार चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, अपने घर में सुकून चाहिए, आपको लोकतंत्र संविधान बचाना है, या फिर आपको दूसरे गैर जरूरी मुद्दे चुनने हैं जिन पर आपको लगातार फंसाया जा रहा है, जज्बाती तौर पर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, एक बार फिर से आपके वोटों की ठगी करने का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया उमाकांत जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप हमारे साथ जुड़े, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। हम लगातार आप तक वो अपडेट पहुंचाएंगे जब भी अपडेट आएगी कि हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को लेकर, उनके केस को लेकर जो कल सुनवाई हुई है, फैसला सुरक्षित रखा गया है, उसको लेकर क्या कुछ आता है, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत मिलती है या फिर नहीं, या उनको भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है संजय सिंह की तरह, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। शाम को 7 बजे आपके साथ राजीव जी न्यूज पॉइंट लेकर आएंगे, उसमें इन तमाम मसलों पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले अगर कोई बड़ी खबर ब्रेकिंग आती है तो हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।